तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो इसमें हमें परहेज़ रखना चाहिए, नमक चिकनाई ये कम लेने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। बच्चे के लिए माँ का दूध बिल्कुल अमृत की तरह होता है और जो सबसे पहले माँ का गाढ़ा दूध निकलता है वो बच्चों को कई बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। मेरे यहाँ बच्चे और बड़े सभी का इलाज होता है, लेकिन सर्जिकल काम नहीं होता। मेरे यहाँ NICU भी है, जहाँ जो हाल के पैदा बच्चे होते हैं उनको अगर उस वक्त कोई परेशानी होती है तो उनको NICU में रखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अपने स्टूडियो में एक और मेहमान, जिनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जिनका नाम है डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ, जो आनंद हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर में है, जो पिछले 30 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे बच्चों की बीमारी से, या आज कल के जो मौसम में जो बीमारियां चल रही हैं उसके बारे में हम सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ, मेरा हॉस्पिटल आनंद हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर रामघाट रोड पर है और मैं पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं IMA का अलीगढ़ का अध्यक्ष भी हूँ और पिछले 1 साल से मैं इस पद पर हूँ। सर, IMA का नाम आया तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से व्यूअर्स भी जानें कि IMA है क्या। सर, IMA एक डॉक्टर्स की ऐसी संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान में है और उसकी अलग अलग शहरों में ब्रांचेज़ हैं। जैसे इसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलते हैं और ये अलीगढ़ की ब्रांच का मैं अध्यक्ष हूँ पिछले 1 साल से। तो सर, कब से जुड़े हैं सर आप IMA से? IMA से मैं पिछले 89 से जुड़ा हुआ हूँ। आप लगाइए करीब 35 साल से ज़्यादा हो गए, तो मैं पिछले 35-40 साल से IMA से जुड़ा हुआ हूँ। सर, यहाँ पे एक सवाल है मेरा कि आनंद हॉस्पिटल से पहले, मतलब कि जब आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो आपने शुरुआत कहाँ से की सर, और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा सर? देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ से अलीगढ़ JNMC से ही अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MBBS MD DCH किया हुआ है और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की गूलर रोड से। वहाँ मैंने 1995 में अपनी क्लिनिक शुरू की थी और 2006 में मैंने रामघाट रोड पर अपना हॉस्पिटल शुरू किया और उसके बाद मैं निरंतर अपने हॉस्पिटल में मरीज़ों की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सर, यहाँ पे सवाल है कि आनंद हॉस्पिटल के अंदर किस किस बीमारियों का और किस तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है? मेरे यहाँ बच्चे और बड़े सभी का इलाज होता है, लेकिन सर्जिकल काम नहीं होता। मेरे यहाँ NICU भी है, जहाँ जो हाल के पैदा बच्चे होते हैं उनको अगर उस वक्त कोई परेशानी होती है तो उनको NICU में रखा जाता है। और जो जनरल बीमारियां हैं बच्चों की और बड़ों की, उनके लिए मेरे पास बेड्स हैं और मैं उनको भर्ती करके भी इलाज करता हूं और OPD बेसिस पर भी इलाज करता हूं। सर, जैसे कि अभी आप मौसम देख ही रहे हैं सर, मौसम का उतार चढ़ाव काफ़ी चल रहा है जी। तो इस टाइम पे बच्चे हों या बड़े हों, सभी को एक कॉमन बीमारी आ रही है कि लोगों को लूज मोशंस, वॉमिटिंग, सांस लेने में दिक्कत। तो ये क्या है सर, इसका इलाज क्या है सर आपके पास? देखिए, जब ये मौसम बदलता है तो यूजुअली 2-3 तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलती हैं जो बढ़ जाती हैं। जैसे वायरल डिजीज़ है, बच्चों में भी मिलती है, बड़ों में भी मिलती है। सांस की बीमारी है, कुछ बच्चे जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनमें सांस की बीमारी होने लगती है। और लूज़ मोशन ये भी बहुत कॉमनली मिलता है। तो ये 3-4 तरह की बीमारियां होती हैं जो एकदम से बढ़ जाती हैं और अभी जब गेहूं कटने का समय आ रहा है तो इसमें सांस की बीमारियां और बढ़ जाती हैं। क्योंकि सर, देखने में आता है कि इस मौसम में एक बहुत बारीक कीड़ा टाइप, मच्छर टाइप हमारी आँखों में और सांस के थ्रू अपने शरीर के अंदर जाता है, जिससे गले में खराश, खांसी
और उल्टियाँ जैसा चीज़ें होती है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? लेकिन ये कीड़े की वजह से ऐसा नहीं होता, वो गले में जाता है, वो अलग परेशानी है। लेकिन ये चूंकि मौसम जब बदलता है तो वायरल इन्फेक्शन बहुत होते हैं जी। और उसी से ही वायरल फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सांस की बीमारी भी बढ़ सकती हैं। बच्चों में ब्रोंकोलाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया ये सब होता है। बड़ों में जो सांस के मरीज़ हैं उनमें ये ज़्यादा बढ़ जाती है। जी सर, अभी रिसेंटली मैं देखूं कि जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने आनंद हॉस्पिटल आपने जब से स्टार्ट किया है, तो सबसे ज़्यादा किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं, किस तरह की शिकायतें उनकी होती है सर? देखिए, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तब अलग मरीज़ आया करते थे। तब पोलियो बहुत कॉमन था और कुछ और बीमारियां थी जो बहुत कॉमन थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे दस्त तब बहुत हुआ करते थे, सांस की बीमारियां बहुत हुआ करती थी। लेकिन समय बदलने के साथ पोलियो भारत से इरेडिकेट हो चुका है। जी। और अब जो है सांस की बीमारियां, लूज मोशन, वायरल फीवर, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा आती हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि जो नवजात शिशुज होते हैं उनकी भी आप मतलब ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि, और जो जानकारी भी है कि नवजात शिशु को कब तक अपनी माँ का दूध पीना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। ये पहले 6 महीने बच्चे के लिए माँ का दूध बिल्कुल अमृत की तरह होता है। और जो सबसे पहले माँ का गाढ़ा दूध निकलता है वो बच्चों को कई बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। तो मेरा ये सुझाव है हर माँ को कि हर बच्चे को जो पैदा होता है अपने शुरू में जो गाढ़ा दूध होता है वो ज़रूर दें, उसको निकाल के ना फेंकें। चाहे वो 1 बूंद आए, 2 बूंद आए, 3 बूंद आए, वो लेकिन वो ज़रूर दें। और पहले 6 महीने तक बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है, वो उसको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। सर काफ़ी जगह देखा गया है कि माँ अपने दूध को तो पिला ही रही है, साथ साथ में बच्चे को कभी जूस दे दिया, कभी चाय मिला के दे दी या कुछ और प्रोवाइड करा दिया, ताकि वो उनका मानना ऐसा होता है कि बच्चे सब खाना पीना शुरू करें, नमक मीठा भी। तो क्या वो देना सही है या गलत है सर? नहीं, ये एकदम गलत है। पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, ना उसे चाय देनी चाहिए, ना जूस देना चाहिए, ना कोई और चीज़ जैसे शहद दे देते हैं वो भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे में इन्फेक्शन जाने का खतरा रहता है और उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, उसको न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। उसके अब सर कितना टाइम के बाद, जैसे कि बच्चा होता है 6 महीने से ऊपर, अगर मैं बात करूं, बच्चों के कभी कभी प्रॉब्लम होती है, दांत निकलने शुरू होते हैं। जब बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लूज मोशन हो गया या उल्टियाँ हो गई, तो उस समय माँ को किस तरीके से अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, 6 महीने के बाद बच्चे की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो माँ के दूध के साथ साथ हमें जो ऊपर की चीज़ें हैं, जो घर में बनती हैं चीज़ें, जैसे दाल है, दाल का पानी है, चावल है और पोटैटो है, वो बॉईल करके मैश करके दे सकते हैं, खिचड़ी है, ये सब बच्चे को देना शुरू करना चाहिए। हमको कोई और बाहर की चीज़ें जैसे बादाम, घिसके, ये सब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम पौष्टिक खाना अगर बच्चे को देंगे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और उसी के साथ साथ अगर बॉटल से बच्चा दूध पी रहा है तो बॉटल हर बार उबालनी चाहिए, उसके निपल वगैरह कम से कम 5 से 10 मिनट पानी में उबलनी चाहिए, तब वो यूज़ करनी चाहिए। इसलिए मेरी सलाह है कि 2-3 बॉटल रखें, एक यूज़ हो जाए उसको उबाल दें, दूसरी यूज़ कर लें, फिर उसको उबाल दें, लगातार ऐसे करना चाहिए, तो हम इन्फेक्शन बचा सकते हैं। सर जैसे कि आमतौर पे बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर भी हमें देखा जाता है कि मलेरिया की शिकायत ज़्यादा आती है, तो कभी कभी लोग उसको भूल करके उसको नॉर्मल फीवर समझ लेते हैं, नॉर्मल टैबलेट खा लेते हैं, लेकिन वो आगे चल के एक बड़ा रूप ले लेती है, जिससे जान का भी खतरा बढ़ जाता है। तो सर उसकी क्या पहचान है और उसको हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट कराना चाहिए उसका? देखिए, मलेरिया के लिए ज़रूरी है, उसका जब मलेरिया किसी को होता है तो उसको जाड़े से बुखार आता है। तो अगर किसी को जाड़े से बुखार आ रहा है और उस मौसम में आ रहा है जब मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादातर रेनी सीज़न के आसपास ये मलेरिया और डेंगू होते हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उसमें मलेरिया कंफर्म हो जाता है तो मलेरिया का ही ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, और वायरल फीवर अगर वो नहीं आता है तो वायरल फीवर की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं।
सर देखिए, अभी नॉर्मल देखा जा रहा है लोगों के अंदर सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका क्या कारण है और कैसे हम अपने आप को उस सांस की बीमारी से दूर रख सकते हैं सर? जैसे हम ये जानते हैं कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा जी। है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ही ये सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं और ये बच्चों में भी शुरुआत बहुत जल्दी हो रही है। तो जो बच्चे हैं, एक तो पॉल्यूशन से हम पॉल्यूशन को कम करें तो ये बीमारियां कम होंगी। बच्चे मास्क लगा के रहें, और जो बड़े हैं जिनको सांस की बीमारी है वो पॉल्यूशन की वजह से उनकी बीमारी बहुत बढ़ जाती है, तो वो मास्क लगा के रहें, और इसका वैक्सीनेशन भी एक होता है वो भी कराते रहें। तो हम वो थोड़ा सा इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर सांस की बीमारी हो गई है तो हमें उसका इलाज लेना है नियमित रूप से, किसी भी अच्छे डॉक्टर से दिखा करके। सर ब्लड प्रेशर की भी जो प्रॉब्लम है आज की डेट में वो कॉमन ही हो गई है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी किसी को लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअल में है क्या? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम दूसरे जो एक टर्म है बेनाइन हाइपरटेंशन ये भी बोलते हैं, और यूजुअली मिडिल एज में ये मिलने लगता है। आजकल थोड़ा जल्दी एज पर भी मिल रहा है, क्योंकि हमारी खान पान और जो सेडेंट्री लाइफ है उसकी वजह से हम जो हमारी खून की नसें हैं वो उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120-80 होता है, लेकिन अगर 140 और 90 एक रेंज है, इससे जैसे ही बढ़ने लगता है तो वो ब्लड प्रेशर हाई कहलाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो इसमें हमें परहेज़ रखना चाहिए, नमक चिकनाई ये कम लेने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और दवाइयाँ, अगर उसमें दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है तो दवाई किसी डॉक्टर को दिखा करके सारी जाँचें करा के लेनी चाहिए। और अगर आपने लो ब्लड प्रेशर भी एक सवाल पूछा, लो ब्लड प्रेशर यूजुअली अगर शरीर में से पानी की कमी हो जाती है या किसी अंग पर ऐसा परेशानी होती है या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तब ब्लड प्रेशर लो होता है। यूजुअली अगर दस्त या पानी की कमी से ब्लड प्रेशर लो होता है तो हमें ORS वगैरह दे करके उसको नॉर्मल करना चाहिए। सर ये हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को कहीं ना कहीं अल्कोहल भी जिम्मेदार है कि लोग जो ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाते हैं या तो उनको बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और या उनका लो हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल अपचय होता है सर जी। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए सर? देखिए, अल्कोहल हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये हाई ब्लड प्रेशर में भी नुकसान करता है, लो में भी करता है, हर शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। तो जहां तक हो सके हमको अल्कोहल से बचना चाहिए, जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और कुछ बीमारियों से हम बचाव कर सकें, क्योंकि अल्कोहल लिवर को भी डैमेज करता है तो हम उससे भी बच सकते हैं। सर एक सवाल है यहाँ पे, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आमतौर पे आज की तरफ देखा जा रहा है कि साइलेंट हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं और कुछ नॉर्मल हार्ट अटैक भी हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और उसकी क्या वजह है और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है सर? देखिए, साइलेंट हार्ट अटैक एक बीमारी होती है डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे शुगर की बीमारी कहती हैं। तो शुगर की बीमारी जिनको है उनमें साइलेंट हार्ट अटैक ज़्यादा मिलता है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड है, जो ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि लोग दवाई नियमित रूप से नहीं खाते और डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है, तो उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से जो नसें हैं वो कम काम करती हैं और जो पेन है उसका एहसास नहीं होता, इसलिए हम उसे साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीज़ों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो अपनी शुगर कंट्रोल रखें, समय समय पर चेकअप कराएं, और अगर कोई भी दिल की परेशानी है या कहीं घबराहट या बेचैनी हो रही है तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के जांच कराएं, ECG ज़रूर कराएं। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि नॉर्मली टीचर्स हैं या कोई ज़्यादा डीपली वर्क कर रहा है, बच्चों में भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत ज़्यादा मिल रही है, चक्कर आना, कंधे पे पेन होना, तो उसको कैसे रोक सकते हैं या वो होता क्यों है, उसके सिम्टम क्या हैं सर? देखिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम टीचर्स, बच्चों के अलावा जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर काम करते हैं लगातार, उनमें बहुत मिलती है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि वो एक ही पोजीशन में सिर झुका करके काम करते हैं। टीचर्स को भी खड़े रहना पड़ता है और उनको भी लैपटॉप पर काम करना पड़ता है, बच्चे भी एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो इसलिए इनएक्टिविटी,
सेम पोस्चर और सेडेंट्री लाइफ हो गई हमारी, जिसमें वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं होती है, तो इसमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मेरा सभी को ये सुझाव है कि अपना पोस्चर, जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो लैपटॉप पे काम करते हैं, वो हर थोड़ी देर के बाद बदलते रहें। मतलब बैठ के कर रहे हैं तो खड़े हों, टहलें, और गर्दन की एक्सरसाइज करें। गर्दन झुका करके बैठे हैं तो थोड़ी देर के बाद गर्दन को मूव करें, आँखों को ब्लिंक करें। और जो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें रेगुलर अपने गर्दन की और सभी पूरे शरीर की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इससे हम बचाव कर सकते हैं। और अगर ये बढ़ जाती है, किसी को इसके बावजूद भी होती है, तो हमें प्रॉपरली जांच करा के डॉक्टर को दिखा के उसका निवारण करना चाहिए। सर, सर्वाइकल के लिए जिम्मेदार कहीं हद तक मोबाइल भी है सर, क्योंकि आज की डेट में मैं देखता हूँ कि बिना मोबाइल के इंसान का काम ही नहीं चल रहा। जब मोबाइल नहीं थे तो हमारे गेम होते थे, क्रिकेट खेलना, भागना, दौड़ना, कूदना, लेकिन आज की डेट में बच्चों को देखते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। पढ़ाई करनी है तो मोबाइल पे कर रहे हैं, और अगर गेम खेल रहे हैं तो मोबाइल पे, उनका गेम जोन मोबाइल है। तो कहीं ना कहीं हद तक मोबाइल भी जिम्मेदार है सर। मोबाइल इसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसकी वजह से और भी परेशानियां होती हैं। तो एक तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि जो मोबाइल की एलईडी स्क्रीन होती है वो आँखों के ज़रिए ब्रेन को एक्टिवेट करती है, और बहुत से बच्चों में दौरे पड़ने लगते हैं। और बच्चे जब मोबाइल पे काम करते हैं या बड़े भी करते हैं तो वो सिर झुका के करते हैं, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का एक बहुत बड़ा कारण है। और जब अपने बच्चों को हम माँ या पिता या और कोई बुज़ुर्ग उसको मोबाइल देते हैं जिससे कि वो बुज़ुर्ग या बड़े माता पिता काम कर सकें, तो वो बच्चों को एक आदत पड़ जाती है और वो उसके बगैर रह नहीं सकते। इससे ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और ब्रेन हमारा एक पेन ड्राइव की तरह होता है। अगर हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं शुरू में ही, तो वो जो स्पेस है ब्रेन का वो भर जाता है उन चीज़ों से जिसकी ज़रूरत नहीं होती, और ट्रिगर भी होता है, तो दौरे की भी परेशानी होती है। तो बच्चों को मोबाइल ना दें, उनको आउटडोर गेम्स और इस तरह की चीज़ें एक्सरसाइज कराने के लिए प्रमोट करें। मोबाइल हर तरह से हानिकारक है। हमको ये समझना चाहिए कि वो हमारी लाभ की चीज़ एक सीमित है उसकी, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय आपने हमारे चैनल को दिया। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे, और मुझे उम्मीद है कि इससे पूरी जो जनता है उसको इससे लाभ पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज थे हमारे साथ डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ, जिनका हॉस्पिटल है आनंद हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सर की लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। किसी को भी बच्चे से रिलेटेड या खुद बड़े से रिलेटेड कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, सर को कॉल कर सकते हैं, सर के सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। मैं दीपक दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़। धन्यवाद।